Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So today we are going to start entomology, that is the part of applied zoology, जो कि आपके सिलेबस में सबसे लास्ट में मेंशन्ड है ना, अप्लाइड zoology. सॉरी, तो उसका पार्ट है आपका एंटोमोलॉजी. तो एंटोमोलॉजी में एक्चुअली पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी होता क्या है ना. तो एंटोमोलॉजी आपका होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना. इतना सुंदर सा इंसेक्ट बनाया है मैंने यहाँ पे. तो एंटोमोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. आप इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है. एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है. इट इज अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके जो साइंटिस्ट होते हैं इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो सब स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंदर. बट आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया अप्लाइड एंटोमोलॉजी. तो अप्लाइड एंटोमोलॉजी में आप बेसिकली क्या पढ़ते हो? उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हो कि किस तरह से इंसेक्ट्स जो हैं ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, हमें ह्यूमंस के लिए बेनिफिट है, ठीक है. दैट वी स्टडी इन अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. अप्लाइड एंटोमोलॉजी की किस तरह से इंसेक्ट्स एज अ फूड कंज्यूम हो सकते हैं, किस तरह से इंसेक्ट को एज अ मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं, इंसेक्ट्स का रोल एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे. देन इंसेक्ट्स को एज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अप्लाइड एंटोमोलॉजी में, ठीक है. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्ट्स एज अ फूड एंड मेडिसिन किस तरह से यूज होता है, ठीक है. इंसेक्ट एज अ फूड एंड मेडिसिन. तो सबसे पहले तो आपको कुछ फैक्ट्स इंसेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट्स हैं ये दे बिलोंग टू द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो इंसेक्ट्स का फाइलम कौन सा है, कौन से फाइलम से ये बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है. तो ये आपके बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम से? आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं आपके इंसेक्ट्स. फाइन. और इंसेक्ट्स की क्लास कौन सी है? क्लास कौन सी होती है? क्लास इज इंसेक्टा और हेक्सोपोडा, ठीक है. इंसेक्ट्स की क्लास क्या है? इंसेक्टा और हेक्सोपोडा, ठीक है. तो एनिमल फाइलम का सबसे लार्जेस्ट, एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा. उसमें आपके इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. फाइन, ओके. तो इंसेक्ट्स आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स आपको पता है ना क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जिनकी बैकबोन नहीं होती है, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है जिनके पास, ठीक है. तो आपके इंसेक्ट्स आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास विंग्स हैं. तो ओनली इन्वर्टिब्रेट्स जिनके पास विंग्स प्रेजेंट हैं वो आपके कौन है? इंसेक्ट्स, ठीक है. तो पूरे आपके ग्लोबली आपके पास मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं. मोर देन 1 मिलियन ऑफ स्पीशीज जो हैं इंसेक्ट्स के प्रेजेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें से 24,000 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स तो आपको ब्रिटेन में ही मिल जाएंगे, ठीक है. तो इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं, 2 एंटीना होते हैं, और उनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थैलेमस एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है. अब इंस्टेड ऑफ बैकबोन इनके पास एक आउटर स्केलेटन होता है. आउटर स्केलेटन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है. आउटर स्केलेटन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन, ठीक है. तो ये देखो इंसेक्ट, ये उसके पास विंग्स हैं 2, ठीक है. देन दिस इज द हेड पार्ट जिसमें आई वगैरह, एंटीना वगैरह प्रेजेंट होगा, ठीक है. दिस इज द थोरैकिक पार्ट, ठीक है. एंड दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट. एब्डोमिनल पार्ट में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है. तो एक्सोस्केलेटन जो होगा उसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो कि आपके लाइट को सेंस करने में हेल्प करेंगे, लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, साउंड को रिसीव करेंगे, टेम्परेचर को
टेम्परेचर को सेंस करेंगे, ठीक है, प्रेशर हो गया, स्मेल हो गया, तो सारे सेंस ऑर्गन्स इनके कहाँ प्रेजेंट है, उस आउटर कवरिंग एक्सोस्केलेटन पे, ठीक है। तो इसकी 4 सेपरेट लार्वा स्टेजेस होते हैं इंसेक्ट्स की, लाइक एग स्टेज होगी, एग विल कन्वर्ट इनटू लार्वा, ठीक है, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो 4 सेपरेट लाइफ स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स की। तो 4 लाइफ स्टेजेस से होते हुए इंसेक्ट्स जो हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आपके कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं जो कि अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, ठीक है, नॉट एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ओके। जैसे हम लोग है ना, चाहे बाहर जितनी मर्जी ठंड हो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरनल टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उनका बॉडी का टेम्परेचर भी वेरी करता है, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है फ्लाई कर सकते हैं और उनके पास कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है, ओके। तो हमने बेसिकली पढ़ना है इंसेक्ट्स एज अ फूड एंड मेडिसिन, जो कि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। सो इंसेक्ट्स, अब आपको एक बात कह दूं कि इंसेक्ट, हम लोगों को ना इंसेक्ट्स के बारे में पूरी अवेयरनेस नहीं होती है, हमें नॉलेज नहीं होती है कि हम इंसेक्ट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें आपके इंसेक्ट को एज ए फूड की तौर पे कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इंसेक्ट्स के अंदर ना बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाइटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, आपके फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्पीशीज इंसेक्ट्स की ऐसी होती हैं जो कि एज अ मेडिसिन की तरह भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उनसे मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो इंसेक्ट्स ऑफर सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड सोर्स, ठीक है। एंड कुछ स्पीशीज के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती है, इंसेक्ट्स के पार्ट्स से बनाई जाती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। और अगर आप इंसेक्ट्स की फार्मिंग करना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, इंसेक्ट की फार्मिंग करना चाहते हो, मतलब इंसेक्ट्स को कल्टीवेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कम लैंड चाहिए, बहुत कम वाटर चाहिए और बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए। और आपको इतनी बात भी पता होगी कि इंसेक्ट्स जो हैं दे फीड ऑन वेस्ट पे फीड करते हैं। तो अगर वो वेस्ट पे फीड कर रहे हैं तो आपका वेस्ट की भी तो रिडक्शन हो रही है ना, आपकी वेस्ट की भी तो रिडक्शन होगी अगर आप इंसेक्ट की फार्मिंग कर रहे हो। तो बहुत कम स्पेस में आप बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स की कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। सो इंसेक्ट अगर एज अ फूड यूज कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एंटेमोफेगी, ठीक है, एंटेमोफेगी। और इंसेक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, जैसे कि आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, जो कि वेरी करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज और उनके डेवलपमेंट स्टेज में। कुछ स्पीशीज के आपके लिए लार्वा बेनिफिशियल होंगे, तो कुछ स्पीशीज के आपके लिए एग बेनिफिशियल होंगे। तो स्पीशीज टू स्पीशीज और उनके डेवलपमेंटल स्टेज पे वेरी करेगा कि आप किसको कंज्यूम कर रहे हो और किससे क्या ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। सो एक तो सस्टेनेबल है बिकॉज अभी मैंने बताया ना, इंसेक्ट की फार्मिंग अगर आप करते हो बहुत कम लैंड चाहिए, बहुत कम वाटर चाहिए, और आपकी जो फीड है वो भी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है एज कंपेयर टू अदर लाइफ स्टॉक्स, है ना। अगर आप बीफ की फार्मिंग कर रहे हो तो बीफ की ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और अगर आप क्या कर रहे हो, हैन की फार्मिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पोल्ट्री के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी लाइफ स्टॉक की अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, ज्यादा फूड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। तो हर एक रीजन में डिफरेंट टाइप की लाइफ स्टॉक फार्मिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। किसी चीज की फार्मिंग अलग होती है, किसी चीज की फार्मिंग अलग होती है ना, हर जगह पे अलग टाइप की फार्मिंग होगी, ठीक है। मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग बोल रही हूँ, क्रॉप की नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो बाकी लाइफ स्टॉक फार्मिंग के मुकाबले जो इंसेक्ट फार्मिंग है वो काफी कम स्पेस, काफी कम वाटर और काफी कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और जब आप इंसेक्ट की फार्मिंग कर रहे हो तो बहुत कम आपकी ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस होगी, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ठीक है,
और फूड सिक्योरिटी, आजकल आपको पता है फूड सिक्योरिटी मतलब काफी ज्यादा चैलेंजेस है। फूड की नीड्स को फुलफिल कैसे करना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, फैट्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो एडिबल इंसेक्ट्स जो है इस जो आपका ये important रोल प्ले करें एड्रेसिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, स्पेशली इन रीजन्स जहां पे प्रोटीन रिच फूड्स की लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड प्रेजेंस है, तो वहां पर ये जो आपके एडिबल इंसेक्ट्स हैं उस चीज की जो भी कमी है उसको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। इंसेक्ट्स एज मेडिसिन, दैट इज एंटीमोथेरेपी। अगर इंसेक्ट्स को एज मेडिसिन बोलते तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज एंटीमोथेरेपी। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स के आपके, देखो मैं किसी और चीज का एग्जांपल नहीं दूंगी कि आप इंसेक्ट्स को एज ए मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है ना कि आपको पूरा इंसेक्ट एज ए मेडिसिन यूज करना है, आप उसके किसी पार्ट को भी यूज कर सकते हो, उसके किसी प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हनी, शहद, है ना। और हनी को हम कितने सालों से एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं। किसी को खांसी है तो गर्म पानी में हनी डाल के पी लो, है ना। किसी को अल्सर्स हो गए हैं तो हनी अप्लाई कर लो, कहीं चोट लग गई है तो हनी अप्लाई कर लो। तो हनी वुंड हीलिंग में हेल्प कर रहा है, अल्सर्स को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है, कफ को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आपके मतलब उसके हनी की एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम हनी को काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं। देन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि असम में सिल्क वॉर्म्स को कंज्यूम किया जाता है टू एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, किसके लिए, फॉर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के लिए, ठीक है, हार्ट डिजीजेस वगैरह के लिए बहुत सारी जगह पर सिल्क वॉर्म ड्राइव्ड कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। एज अ फूड पे पहले हम बात करेंगे। तो एंटिमोफेगी जिसको बोला जाता है, तो हर जगह पे एज अ इंसेक्ट को एज अ फूड कंज्यूम नहीं किया जाता है। तो पर्टिकुलरली कहाँ पर कंज्यूम किया जाता है, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि जिसमें आपके थाईलैंड आ जाता है, ठीक है, वहां पे इंसेक्ट कंजप्शन को मतलब कंज्यूम इंसेक्ट्स को कंज्यूम किया जाता है। बहुत सारी वैरायटीज है इंसेक्ट्स की जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे वो कंज्यूम करते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली आपके नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहां पे इंसेक्ट्स को एज अ कॉमन फूड सोर्स यूज किया जाता है, जैसे कि असम में मैंने बोला कि वो सिल्क वॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अफ्रीका में अगर आप चले जाओ तो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि इंसेक्ट्स को एज अ फूड जो है कंज्यूम करते हैं, लाइक मोपेन वॉर्म को एज अ वैल्यूएबल प्रोटीन सोर्स की तरह कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है, प्लीज। जैसे कि मैंने बोला मोपेन वॉर्म, तो ये एज अ एडिबल इंसेक्ट है। सिल्क वॉर्म, दिस इज अ एडिबल इंसेक्ट, ठीक है। देन लैटिन अमेरिका में कंट्रीज लाइक मेक्सिको हो गया, आपका कोलंबिया हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, वहां पे इंसेक्ट्स को कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि आपके ग्रास होपर्स हो गए, एंट्स हो गए, ठीक है, एंट के एग्स हो गए, इनको एज अ फूड की तरह कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो आपके मेक्सिको में 450 स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की जिसको कंज्यूम किया जाता है, थाईलैंड में 272 स्पीशीज है, इंडिया में 262 स्पीशीज हैं, ठीक है। चाइना में 235 स्पीशीज हैं, ब्राजील में 140 स्पीशीज हैं, ठीक है। इस तरह से जापान है, कैमरून है, ठीक है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो बहुत सारी जगह है जहां पे इंसेक्ट्स को एज अ फूड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। बट सारे इंसेक्ट्स को आप एज अ फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज होती हैं जो कि एडिबल होती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज अभी मैंने बताया ना, इंसेक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या क्या आता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमंस इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी जो है इस 9 अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसको हमें एज अ फ्रॉम द डाइट इसको कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, तो हमें इसे ऐसे डाइट की तरह कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसको हमें डाइट से लेना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। बट कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सारे 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लाइक ग्रास होपर, तो ग्रास होपर का जो प्रोटीन कंटेंट है, वो बीफ से भी काफी ज्यादा हायर है,
ठीक है। फैट्स, इसमें आपके इंपॉर्टेंट फैट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ओमेगा 3 फैट, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये जो कि आपके फिश लीवर ऑयल जो आप लेते हो ना एज अ फिश को प्रोटीन फैट के सोर्स पे, आप फिश लीवर फिश के ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है। आप फैट के लिए उसको एज अ कंज्यूम करते हो, अच्छा फैट जो कि आपके हार्ट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे इंसेक्ट की स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर ये अच्छा फैट जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन है विटामिन एंड मिनरल्स, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स दे आर रिच इन विटामिन, मैग्नीशियम होगा, विटामिन बी होगा, कॉपर, आयरन वगैरह, तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन कुछ एडिबल इंसेक्ट्स के अंदर दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज फाइबर्स जो होते हैं ना, अब वो आपके डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, वो आपको बल्कि फील करवाते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाना नहीं खाते हो, है ना। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि क्रिकेट्स, आप सबने क्रिकेट्स तो देखे होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट्स जो है दे कंटेन प्रोबायोटिक्स, ठीक है। कुछ कंपनी है जैसे कि एक एक्सो कंपनी है जो कि प्रोटीन और एनर्जी बार्स बनाती है इस क्रिकेट के पाउडर का, क्रिकेट को क्रश करके इसका पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे वो प्रोटीन और एनर्जी बार्स बनाते हैं, और इस कंपनी के हिसाब से दैट 2 tablespoons of this cricket powder, ठीक है, contains 50 calories, 6 grams of protein, 2.5 gram of fat and less than 1 gram of carbohydrate, ठीक है। तो क्रिकेट्स जो है ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप एज अ प्रोबायोटिक की तरह यूज कर सकते हो, मतलब कि आप प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके गट में अच्छे जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाज को फ्लरिश करते हैं और आपकी गट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। देन है मील वर्म्स, ठीक है। तो मील वर्म्स को ड्राई करके प्रोसेस करके, ठीक है, मील वर्म लार्वा को कंज्यूम किया जाता है, जिसके अंदर 50% प्रोटीन और 30% फैट होता है, जो कि बिल्कुल बराबर है जितना आपके होल मिल्क पाउडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आपके पास टर्माइट्स होते हैं, जो टर्माइट्स दे आर रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ग्रास होपर्स जो है इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें डिजीज वगैरह से प्रिवेंट करते हैं, और देखा गया है कि ग्रास होपर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं दिस आर 5 times more than the एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन द फ्रेश ऑरेंज जूस, है ना। बट हम लोग तो फिर भी फ्रेश ऑरेंज जूस पीना पसंद करेंगे, है ना, इन ग्रास होपर को खाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। देन है ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा, ऐसे दिखता है वो, ठीक है। तो इसको एज अ स्नैक की तरह यूज करते हैं लोग, ठीक है। इसको रोस्ट करके सीजनिंग करके इसको कंज्यूम करते हैं स्नैक के तौर पे, बिकॉज इसके अंदर भी आपके 3.5 ग्राम फैट है, 4 ग्राम प्रोटीन्स हैं, 2 ग्राम कार्ब्स है, 2 ग्राम फाइबर इसकी प्रेजेंट, तो एक अच्छा सोर्स है स्नैक का जो लोग कंज्यूम करते हैं। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, एक तो फीड की रिक्वायरमेंट्स कम है ना, इंसेक्ट्स, अभी तो मैंने बताया इंसेक्ट्स की फार्मिंग अगर आप करते हो तो इंसेक्ट्स जो है बहुत कम फूड रिसोर्सेस इनको चाहिए होते हैं, बहुत कम खाना चाहिए, ठीक है। और इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस दिख रहे हैं वो बहुत कम है, जिसके से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। देन स्पेस, बहुत कम स्पेस में आप बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट रिडक्शन, इंसेक्ट्स किस पे फीड करते हैं, वेस्ट पे फीड करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आपका एक साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। वेस्ट से आप फूड भी प्रोड्यूस कर रहे हो और वेस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हो। पर चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ये है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम इंसेक्ट को कंज्यूम करेंगे, है ना। अब मैं तुम्हें बोलूंगी कि मुझे कोई आके बोले कि इंसेक्ट को कंज्यूम करना है और इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, तुम प्रोटीन खा के बड़े अच्छे हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे, तो मैं कहूंगी भाई मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई कांट एक्सेप्ट इट। मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि भाई इंसेक्ट को कंज्यूम करना है, ठीक है। मैं कार्ब खाना पसंद कर लूंगी बट प्रोटीन के लिए इंसेक्ट को खाना पसंद नहीं करूंगी, बिकॉज एक माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट हो गया हुआ है कि मुझे नहीं करना है ऐसा, ये गंदा है तो मैं इसको, ये डर्टी है मैं इसको नहीं ले सकती, तो वो एक माइंडसेट हो गया होता है, ठीक है। तो मुझे एक डिस्गस्टिंग लगता है, मेरे को लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज को अडॉप्ट करना मेरे लिए एक
बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। नियोफोबिया, आई कांट दिस, मैं रोज जो दाल चावल खा रही हूँ वो खाना पसंद करूंगी बट ये खाना पसंद नहीं करूंगी। तो दिस इज डिसगस्ट, मैं आप कंज्यूमर एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हो आप इसको एक्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज आपको ऐसे फीलिंग आती है कि नो छी 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 छी, है ना, नहीं करना है भाई। क्यों? क्योंकि हमें इतने सालों से अवेयरनेस ही नहीं थी, हमें किसी ने इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं किया था कि भाई इसको खाने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बचपन से आपको किसी ने अवेयर किया होता कि इसको खाने से आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप खाते ना। तो क्योंकि हम बचपन में जब ऐसे किसी इंसेक्ट्स को पकड़ भी लेते थे खेलते खेलते, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे डोंट टच इट, ये गंदा है, ठीक है, तो हम उस चीज के लिए ऐसा हमारा माइंड बन गया होता कि भाई इसको टच नहीं करना है, इसको कंज्यूम नहीं करना है। तो क्योंकि हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी कि इसके अंदर कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि फूड सेफ्टी। तो हमें लगता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल कंटेमिनेशन होंगे, पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो जिस क्रॉप में गए होंगे, जिस सॉइल में होंगे, उसमें हमने पेस्टिसाइड छिड़का होगा, ठीक है, उसके अंदर हैवी मेटल्स की अकमुलेशन हुई होगी, ठीक है। क्योंकि हमें पेस्ट इंसेक्ट्स को जब ग्रो करना है तो हमें क्या करना है, हमें जब भी उसकी वाइल्ड हार्वेस्टिंग हम करेंगे तो हम पेस्टिसाइड भी छिड़केंगे ताकि उसकी कोई कंटेमिनेशन, तो हम वो इंसेक्ट्स के अंदर वो पेस्टिसाइड्स अकमुलेट हुए होंगे तो हमें एक डर लगता है ना कि हम बीमार हो जाएंगे। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी बिकॉज इंसेक्ट्स के अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ, तो हमें पता ही है, तो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो हम उस चीज से भी डरते हैं थोड़ा। फिर कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है किसी इंसेक्ट से, ठीक है, और लैक ऑफ रेगुलेशंस। हमारी इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई भी लॉस एंड रेगुलेशंस नहीं है इंसेक्ट्स की फार्मिंग को लेके, तो उस चीज पे होता है कि कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है तो कैसे कंज्यूम करना है ना। देन फार्मिंग एंड एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस रहेगा, ठीक है, ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट एंड लैक ऑफ ऑटोमेशन। तो अगर मशीनरी वाला काम होगा तो आप फटाफट से कोई भी काम कर लेते हो, बट इसको आप खुद करना पड़ेगा, इसके लिए लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होगी, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसी फीड कहां से ढूंढोगे जो कि बड़ी हाई क्वालिटी वेस्ट होगा, एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हाई क्वालिटी वेस्ट को ढूंढना, ठीक है। फिर आप स्पीशीज को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्पीशीज आपकी फार्मिंग के लिए सुटेबल है, कौन सी स्पीशीज ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सी स्पीशीज ज्यादा टेस्टी होगी, है ना, पैलेटेबल मतलब टेस्टी। तो ये सब चीजें भी आप सिलेक्ट करना है जो कि मुश्किल टास्क है अगेन, ठीक है। और डिजीज को मैनेजमेंट करना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि काफी डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको डिजीज 2 मिनट में पकड़ लेती है, ठीक है, कोई भी पैथोजन उस पर 2 मिनट में अटैक करेगा, ठीक है। तो वो चीज को मैनेज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसलिए हम लोग इतनी ज्यादा इंसेक्ट की फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट एज ए मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन तो मैं डॉक्टर जो बोलता है हम खा लेते हैं, हम बड़ी हम चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बड़े कम लोग होंगे जो मतलब चेक करते होंगे किस किस की मेडिसिन बनी है। अब अगर आपको घुटनों में दर्द है तो मोस्टली मेडिसिन किसकी बनी होती है, फिश लिवर ऑयल हो गया, फिश कॉड ऑयल हो गया, ये सब चीजें ही होती है ना आपकी। तो आप लोग कौन सा चेक करते हो कि मेडिसिन के अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, तो हम नहीं चेक करते, मेडिसिन के तौर पर फिर भी हम कंज्यूम कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मेगॉट थेरेपी है, ठीक है, फ्लाई लार्वा जिसको बोलते हैं, इसको हम यूज करते हैं वुंड्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, डेड टिश्यूज को रिमूव करने के लिए, एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। बीविनोम, ठीक है, ये भी हम काफी सालों से यूज करते हैं। अब मेगॉट थेरेपी में तो हम लोग जो लोग वो करवाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मैनिक्योर पेडिक्योर, तो उसमें भी मेगॉट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। बीविनोम में आपका एक पेप्टाइड प्रेजेंट है कॉलिस मेलिटीन, ठीक है, जिसका देखा गया है कि काफी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसको हम आर्थराइटिस वगैरह को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हनी का तो मैंने क्या ही बताना, हनी तो सबको पता है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, कफ वगैरह में आपको ट्रीट करने में हेल्प करता है। सिल्कवर्म भी मैंने बताया कि सिल्कवर्म जो है एज ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए सिल्कवर्म्स को एज आसाम में कंज्यूम भी किया जाता है फूड के सोर्स पे, ठीक है। एनाल्जेसिक का क्या होता है, पेन रिलीवर्स, ठीक है, एज अ पेन रिलीवर की तरह भी उसको यूज किया जाता है। देन ब्लिस्टर बीटल्स क्या होते हैं, इसके अंदर एक आपका प्रोटीन कह सकते हो प्रेजेंट है, कॉल्ड कैथ्रिडीन, ठीक है। आप इसको एज अ यूज करते हो फॉर एफ्रोडेसिक मतलब कि सेक्सुअल
अरोसमेंट के लिए, सेक्सुअल अरोसमेंट के लिए आप इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एडिबल इंसेक्ट्स के मैंने नाम दिए, जैसे कि अमेरिकन कॉकरोच है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, टर्माइट्स हो गए, ऑस्ट्रेलियन साफ्लाई हो गई, चाइनीज ब्लैक एंड्स हो गए, और ये उसकी एक्टिविटीज दी है कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। टर्माइट्स में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। ऑस्ट्रेलियन साफ्लाई एंटी माइक्रोबियल अगेंस्ट बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, चाइनीज ब्लैक एंड को आर्थराइटिस वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। देन आयरन एंड न्यूरोटॉक्सिक एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। ब्राजील रेड प्रोपोलिस जो कि आपकी बी की स्पीशीज है, ठीक है, तो उसको एज एंटी ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। डेजर्ट लोकोस्ट है, आपका टेक्सास ग्रास होपर है। तो ये कुछ एडिबल इंसेक्ट्स की आपकी एग्जांपल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया विद देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, देन एक थेरेपी हिरिडोथेरेपी। हिरिडोथेरेपी होती है आपकी लीच थेरेपी। लीच थेरेपी, लीच आपने सुनी होगी ना, जो बॉडी के साथ स्किन के साथ अटैच हो जाती है और आपका खून चूसती है, ब्लड को सक करती है ना। तो लीच थेरेपी आपकी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें लीचेस को यूज किया जाता है पेशेंट की बॉडी से ब्लड को निकालने के लिए, क्योंकि कई बार कईयों को क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लीच जो है स्किन के साथ अटैच होते हैं कि वहां से ब्लड को ड्रॉ करेगी, जिसके से प्रेशर रिलीफ होगा। ठीक है, और जो आपके वेन्स कंजेस्ट हो चुके हैं ना, वेन्स कंजेशन क्या होता है, मैंने पढ़ाया है वेनस कंजेशन क्या होता है, कि वेन्स का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कोई क्लॉट उसमें बन जाता है। तो वेन्स कंजेशन से प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, लीचेस का इस्तेमाल करते हैं और ब्लड का फ्लो को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो लीचेस क्या होते हैं, हमारे स्किन के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, और जो क्लॉट्स आपके बने होंगे ना, उस क्लॉट्स को डिसॉल्व करेगी, क्योंकि वो उसको ब्लड को सक कर लेगी। ठीक है, जब ब्लड को सक करेगी तो आपका ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लीचेस जो है सिक्रेट करते हैं सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस हो जाते हैं, लाइक हीरोडिन हो गया, कैलिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया। ठीक है, हीरोडिन और कैलिन तो आपके एंटीकोगुलेंट है जो क्लॉट्स को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और हिस्टामाइन हो गया वैसोडायलेटर, जो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये आपके ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रहे हैं और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। फाइन, तो ये था आपका इंसेक्ट्स एज फूड एंड मेडिसिन। So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. यहाँ पे मैं आपकी सारी PDFs को अपलोड करती हूँ। ठीक है, क्लास के अपडेट्स सब आपको मिल जाएगी। मैंने MCQs भी की PDF भी अपलोड की है। ठीक है, और अगर मुझे आप लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं फर्दर MCQs की PDF जो है इस पे अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट इजियर द सक्सेस बिकम्स। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है कि हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट JKSSB नायब तहसीलदार का कोर्स। ठीक है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। ठीक है, so just one click and your search regarding everything ends here. Thank you.